नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। इन दिनों संपूर्ण अमरावती जिले में सांप्रदायिक उन्माद के बाद हालात तनावपूर्ण है। किसी भी घटना को रोकने के लिए जिला पुलिस एक्शन मोड पर है। इसी के चलते शुक्रवार को परतवाड़ा पुलिस थाने में एसपी अविनाश बारगड़ ने पत्रकार परिषद लेकर जानकारी दी। अमरावती जिले में कई कुख्यात आरोपी है जिन पर कई संगीन अपराध दर्ज है, लेकिन जिले के परतवाड़ा व अचलपुर में कई घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन कार्रवाई में देरी के चलते अपराधियों के हौसले बढ़ने के साथ ही आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती है, जिसके चलते शहर में अमन व शांति को बड़ी ठेस पहुँचती है। वही पुलिस विभाग को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब अमरावती जिले में स्थिति देख जिलाधिकारी ने ऐसे कुख्यात आरोपियों के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगड़ ने भी कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस से आपराधिक मामलों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई का हंटर चलाते हुए परतवाड़ा के कुख्यात अपराधी युवक राहुल उर्फ कालू घनश्याम यादव, इन पर एमपीडीए कार्रवाई करते हुए 1 साल के लिए जेल को रवाना किया है। बारगड़ की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें कहा गया कि हत्या, चोरी, किडनैपिंग के साथ ही गंभीर अपराधों में लिप्त युवक पर यह कार्रवाई की गई है। एमपीडीए एक्ट इसके तहत 1 साल के लिए अमरावती की सेंट्रल जेल में रवाना कर दिया गया है। यादव पर हत्या का प्रयास, झगड़ा, दंगा, अवैध हथियारों के साथ ही अपहरण, लूट जैसे कई गंभीर अपराध है। एमपीडीए की परतवाड़ा में यह पहली ही कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अचलपुर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जानकारी बारगड़ ने दी है। साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि वो अफवाह से दूर रहे तथा अपराध करने वाले लोगों की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे, ताकि उन पर कड़क कार्रवाई की जाए। अमरावती में उत्पात के बाद हरकत में आए पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले में एहतियाती तौर पर धारा 144 लगाने के साथ ही खासकर अति संवेदनशील माने जाने वाले अचलपुर परतवाड़ा में अब अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई आरंभ कर दी है, जिसके तहत जिला दंडाधिकारी के आदेश पर अपराधी को तलाश कर 1 साल के लिए एमपीडीए के तहत जेल में बंद किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगड़, अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस निरीक्षक तपन कोल्हे, पुलिस उपनिरीक्षक आशीष शिंदे, पुलिस कांस्टेबल अमोल देशमुख, परतवाड़ा पुलिस निरीक्षक संतोष टाले, परतवाड़ा पुलिस स्टेशन कर्मचारी ने की है। इसके बाद पूरे जिले में धीरे धीरे इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जानकारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बारगड़ ने दी है। अमरावती टुडे न्यूज 24। अमरावती शहर में 13 से 18 नवंबर के दरमियान इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी। इंटरनेट सुविधा बंद होने पर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के लाभार्थी मरीजों की शल्य क्रिया के संदर्भ में प्रक्रिया पूर्ण किए जाने में दिक्कतें आ रही थी। इंटरनेट सेवा बंद होने पर राज्य स्वास्थ्य समिति मुंबई द्वारा टेलीफोन पर ही मंजूरी दिए जाने के पश्चात 250 मरीजों की निःशुल्क शस्त्रक्रिया की गई है। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई। आयुष्मान भारत तथा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत गरीब जरूरतमंद मरीजों को शल्य क्रिया का लाभ दिया जाता है। यह सभी प्रक्रिया इंटरनेट द्वारा पूर्ण की जाती है। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मुंबई स्थित राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अप्रूवल प्राप्त होने के पश्चात ही निःशुल्क शस्त्रक्रिया का लाभ लाभार्थियों को दिया जाता है। पिछले 13 नवंबर से शहर में संचारबंदी के चलते इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी गई थी, जिसमें मरीजों के संदर्भ में इंटरनेट से जानकारी भिजवाने में दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतों के चलते जिलाधिकारी पवनीत कौर तथा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, इनके मार्गदर्शन में मुंबई स्थित राज्य स्वास्थ्य समिति के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सुधाकर शिंदे को शहर में इंटरनेट बंद होने की जानकारी दी गई। इस पर डॉक्टर शिंदे के मार्गदर्शन में टेलीफोन के माध्यम से प्राथमिक स्वरूप से मरीजों की निःशुल्क शस्त्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई। मंजूरी दिए जाने के पश्चात 250 मरीजों की निःशुल्क शल्य क्रिया की गई है। अमरावती शहर के 5 अस्पतालों में मरीजों की विविध रोगों पर निःशुल्क शल्य क्रिया की गई, जिसमें देशमुख नेत्र अस्पताल, डॉक्टर मुर्के चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिला सामान्य रुग्णालय, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा संत अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल इनका समावेश है। इन अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, आंखों की शल्य क्रिया, हड्डियों की शल्य क्रिया आदि 250 शल्य क्रिया पिछले 4 दिनों में सफलतापूर्वक की गई है। इंटरनेट के बगैर पहली बार आयुष्मान भारत तथा महात्मा ज्योतिराव फुले योजना अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण कर जिलाधिकारी तथा जिला शल्य चिकित्सक इनके माध्यम से लाभार्थी मरीजों की शल्य क्रिया की गई। जिलाधिकारी तथा जिला शल्य चिकित्सक इनके द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति मुंबई के डॉक्टर सुधाकर शिंदे को शहर में इंटरनेट सुविधा न होने की जानकारी दी गई थी। मरीजों की शल्य क्रिया हेतु डॉक्टर शिंदे इन्होंने टेलीफोन पर ही मंजूरी प्रदान की, जिसमें शहर के 5 अस्पतालों में 250 मरीजों की शल्य क्रिया की गई। अमरावती टुडे न्यूज 24। जिलाधिकारी पवनीत कौर के मार्गदर्शन में नागरिकों की सुविधा के लिए घर घर जाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके लिए एक वैन में टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है। टीकाकरण अभियान का उद्घाटन जिलाधिकारी पवनीत कौर के आदेशानुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशांत पांडा के मार्गदर्शन में गजानन राठौड़ के हस्ते किया गया। टीकाकरण वैन के माध्यम से वलगांव स्थित वसुपुरा, निर्मल अस्पताल लड्ढा गली, सौदागरपुरा के 550 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। इस अभियान में वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर गणेश पाटिल, समुदाय
अधिकारी डॉक्टर प्रीति चौहान, स्वास्थ्य सेविका राधिका पखाले, स्वास्थ्य सहायक नवाथे, इनका समावेश है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। अमरावती जिले में कर्फ्यू में राहत मिलने से नागरिकों के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने यह आदेश जारी किए कि अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा शहर। सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुलने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ रात 9 से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। 13 नवंबर के अमरावती शहर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त कर्फ्यू लागू किया था। इस कारण शहर की सभी गतिविधियां पूरी तरह से थम गई थी। धीरे धीरे शहर में सामान्य होती स्थिति के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में शिथिलता दी है। सोमवार को करीब 10 दिनों के अंतराल पर अमरावती कृषि मंडी में थोक व्यापार शुरू हुआ है। इस समय मंडी में फल व सब्जियों के साथ अनाज का भी आगमन हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में अमरावती कृषि उपज मंडी के व्यापार शुरू करने की अनुमति दी गई थी। इस अनुमति के आधार पर शुक्रवार की सुबह 5 बजे मंडी में फलों, सब्जियों तथा अन्य फसलों का आगमन शुरू हुआ। पहले दिन मंडी में सोयाबीन के साथ ही अन्य फसलों की उपस्थिति दर्ज की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा अनाज व सब्जियों के आवागमन के लिए विशेष तौर पर यातायात की अनुमति भी दी गई है। विगत 12 व 13 नवंबर को शहर में हुई हिंसा के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति सामान्य हो रही है उस हिसाब से कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। कर्फ्यू में ढील देकर सोमवार तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रखने से मंगलवार को 23 नवंबर से पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सोमवार को नया आदेश जारी करते हुए सुबह 7 से रात 9 बजे तक संचारबंदी में ढील देने की घोषणा की है। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगी। सोमवार को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शहर में हुई हिंसा के चलते कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन हालात नियंत्रित होने पर धीरे धीरे ढील दी जा रही है। पहले 2 घंटे, फिर 4 घंटे, उसके बाद बढ़ाकर 9 की ढील दी गई है। लेकिन अब स्थिति सामान्य होती देख व शाला महाविद्यालय के समय को देखते हुए तथा शहर के व्यापारी व नागरिकों द्वारा कुछ समय अधिक शिथिलता देने की मांग करने पर शहर का वातावरण भयमुक्त होने के मकसद से मंगलवार 23 नवंबर से सुबह 7 से रात 9 से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू हर दिन की तरह लागू रहने का आदेश पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने जारी किया है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। फर्जी खबर फैलाने वालों और धार्मिक भावनाएं उकसाने वालों को सामने लाए, ऐसा प्रशासन का कहना है। त्रिपुरा की जिस घटना को आधार बनाकर यह सब कुछ हुआ है, हकीकत में ऐसी कोई घटना त्रिपुरा में घटित ही नहीं हुई, बल्कि सीपीआईएम के जलते हुए ऑफिस को जलती हुई मस्जिद दिखाया गया और दिल्ली सहित पाकिस्तान की कुछ घटनाओं को त्रिपुरा का बताते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिसके तुरंत बाद त्रिपुरा सरकार ने अपनी ओर से भी स्पष्टीकरण जारी किया। किंतु इसके बावजूद विगत 8 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद बंद और आंदोलन की बातें होने लगी। यह सब एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा था। अतः अब सरकार ने हम पर आरोप लगाने की बजाय इस बात की जांच करनी चाहिए कि हकीकत में इन तमाम घटनाओं के पीछे किसका मास्टरमाइंड काम कर रहा था और क्यों बीते शुक्रवार को बिना अनुमति निकाले गए मोर्चे की जानकारी खुफिया विभाग व पुलिस के पास नहीं थी। साथ ही हजारों लोगों की भीड़ को जिलाधीश कार्यालय तक कैसे पहुँचने दिया गया, इस बात पर जाँच पड़ताल होनी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। फर्जी अफवाहों को फैलाने वाले वीडियो में भड़काने वाले वीडियो दिखाए गए, लेकिन वह वीडियो दिल्ली के कैंप का था। उसी समय पाकिस्तान का फोटो वायरल किया गया। एक नैरेटिव तैयार करने के लिए समाज को भड़काया गया। इतना बड़ा मोर्चा राज्य के विभिन्न शहरों में निकला, यह अभी तय किया और निकाला, ऐसा नहीं होने का दावा किया। यह पूर्व नियोजित मोर्चा था। एक ही दिन एक ही समय यह मोर्चा निकला। इससे यह सुनियोजित षड्यंत्र रहने की बात स्पष्ट होती है। इससे त्रिपुरा की घटना की फेक न्यूज के आधार पर मोर्चा किसने निकाला उसकी जाँच करने और मोर्चे के पीछे की भूमिका की सच्चाई सामने लाने की मांग की जा रही है। दंगा भड़काने का षड्यंत्र तो नहीं रचा गया, इसकी भी गहन जांच की जरूरत देवेंद्र फडणवीस ने जताई। मोर्चे की क्या अनुमति थी? पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में दंगा भड़काने का षड्यंत्र रहने की आशंका जताते हुए इसकी जांच की मांग की। साथ ही क्या अमरावती में निकले मोर्चे की अनुमति ली गई थी? ली गई थी तो अनुमति किससे ली गई थी? जिसने अनुमति दी उसने क्या विचार कर अनुमति दी? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। मोर्चा वापसी के दौरान उपद्रवियों ने दुकानों, लोगों को लक्ष्य बनाया। इससे दंगा करवाने की स्थिति दिखाई देती है। विशेष धर्म के दुकानों, घरों और व्यापारियों को लक्ष्य करने का दावा भी देवेंद्र फडणवीस ने किया। 12 की घटना को डिलीट कर 13 की घटना के लिए जिम्मेदार नहीं रहने वाले लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन के संबंधितों को लक्ष्य किया जा रहा है। सूची बनाकर टारगेट करने का आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया। पुलिस के साथ बैठक ली गई है, उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार है। हमें शांति चाहिए, दंगों से कुछ नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दबाव में पुलिस द्वारा अगर एक तरफा कार्रवाई की जाती है तो हमें निषेध विरोध करना होगा। ऐसा नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी फडणवीस ने दी। झूठे
झूठे मामलों में अगर जेल में ही डालना है तो स्वयं ही जेल आने की बात कही। एक तरफा कार्यवाही बंद करने की मांग की। साथ ही बताया कि वे गृह मंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। ऐसा मत देवेंद्र फडणवीस द्वारा व्यक्त किया गया। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बावजूद जिले के 148 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से भी कम है, जबकि 262 स्कूलों में 11 से लेकर 20 के करीब विद्यार्थी मौजूद है। इस तरह कुल 400 स्कूलों के द्वारों पर कहीं हमेशा के लिए ताला न लग जाए, इस बात का डर शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थी व उनके पालकों में दिखाई दे रहा है। जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी कई घोषणाएं की जाती है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों की बढ़ती संख्या से जिला परिषद की प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या सिकुड़ती जा रही है। रही सही कसर ऑनलाइन शिक्षा ने पूरी कर दी है। जिला परिषद के तुलना में निजी स्कूलों में व्यवस्थापन व शिक्षण की व्यवस्था काफी बेहतर है। कॉन्वेंट के साथ ही निजी स्कूलें लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर जिला परिषद स्कूलों में कई 10 तो कई 20 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें भी समस्याओं का प्रमाण अधिक है। विद्यार्थियों की लगातार घटती संख्या इन स्कूलों के लिए चिंता का सबब बन गई है। राज्य सरकार की ओर से सभी जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या की रिपोर्ट मांगी गई थी। इसे पता चला जिले के 148 स्कूलों में 10 से कम, जब 262 स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। इस रिपोर्ट से इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में इन स्कूलों के द्वार खुलेंगे या नहीं, इसको लेकर संकट दिखाई दे रहा है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में चल रही एसटी बस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब इस हड़ताल को खत्म करने के लिए खुद शरद पवार सामने आए, तब यह लगा कि शायद कोई हल जरूर निकलेगा। हालांकि 3.5 घंटे तक चली लंबी बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक के बारे में खुद परिवहन मंत्री अनिल परब ने पत्रकारों को जानकारी दी। महाराष्ट्र में बीते 3 सप्ताह से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू है। हालांकि कोई नतीजा न निकल पाने की वजह से हड़ताल लगातार जारी है। इस हड़ताल को खत्म करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के संस्थापक और संकट मोचक शरद पवार आगे आए। शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच वर्ली इलाके में अहम बैठक शुरू थी। शरद पवार के मध्यस्थता करने की वजह से इस हड़ताल के खत्म होने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि इस बैठक में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र रोडवेज के 10,000 कर्मचारी परिवार सहित मुंबई के आजाद मैदान में डटे हुए हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कर्मचारी की आत्महत्या करने की वजह से हड़ताली कर्मचारियों में भी ज्यादा आक्रोश है। राज्य भर से स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें कई जगहों पर रोका भी जा रहा है। रविवार को मनमाड इलाके में भी उन्हें मुंबई आने से रोका गया था। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। चिखलदरा तहसील में पिछले 6 माह से 86 बाल मृत्यु की घटनाएं हुई है। अप्रैल से सितंबर तक इन आंकड़ों में 3 माताओं की भी मौत सरकारी रिकॉर्ड पर है। सरकार कुपोषण निर्मूलन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अभी भी आदिवासी बंधुओं की स्थिति जैसे की वैसी है। मेलघाट के मंत्री अधिकारी पदाधिकारियों के दौरे के बावजूद भी स्थिति में फर्क नहीं पड़ा। कुपोषण के कारण 34 नवजात, वही 0 से 6 वर्ष आयु के गट वाले 52 बालकों की मृत्यु हो चुकी है। चिखलदरा तहसील में 5 प्राथमिक अस्पताल, 39 उप केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य पथक और 3 मोबाइल दल, इसी के साथ साथ एक आयुर्वेदिक अस्पताल, 10 उड़न दस्ते, 260 दाई, 164 आशा वर्कर, 17 प्रवर्तिका, एक तहसील समूह और संगठक, इस प्रकार के फौज फाटे सहित सैकड़ों अधिकारी व पदाधिकारी मेलघाट में कार्यरत है। इतना होते हुए भी मेलघाट में प्रतिवर्ष सैकड़ों बालकों की मृत्यु हो जाती है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। अमरावती महानगर पालिका फरवरी में होने वाले 3 सदस्यीय प्रभाग प्रणाली के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 2011 की जनसंख्या में 15% की वृद्धि का अनुमान रखते हुए महानगर पालिका क्षेत्र में 11 नए वार्ड बनाने की घोषणा भी की गई थी। यह सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। केवल चुनाव आयोग की ओर से आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। महानगर पालिका चुनाव विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर के बडनेरा, वडाली, नवसारी, लालखड़ी, अकोली क्षेत्रों के अलावा कुछ नवविकसित परिसरों में नए वार्ड निर्मित किए गए हैं, किंतु अब तक महानगर पालिका चुनाव विभाग ने इस बात को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। केवल यह बताया गया है कि संपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव विभाग का पत्र प्राप्त होते ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह मंजूरी मिलते ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आगामी वर्ष होने वाले चुनाव में महानगर पालिका सदस्यों की भी संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ आरक्षित सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे इच्छुक उम्मीदवारों में उम्मीदें अभी बढ़ गई है। इस बार महानगर पालिका में करीब 30 सीटों से महिला सदस्यों के खाते में जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि SC, ST वर्ग के लिए 23% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चुनाव अधिकारी अक्षय निलंगे ने बताया कि इस सप्ताह के अंत में चुनाव विभाग के आदेश प्राप्त होने की संभावना है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24।
अमरावती जिले में पिछले 2-3 दिनों से मौसम में बदलाव आया है। जिले में मामूली बारिश के बाद पूरा दिन मौसम बदरीला रहा। चिखलदरा में रविवार को पूरा दिन आसमान में बादल छाए रहे। सोमवार को सुबह मामूली बूंदाबूंदी के बाद दोपहर 12 बजे हुई जोरदार बारिश से मौसम में काफी बदलाव आ गया और इस बारिश से काफी ठंड शुरू हो गई है। शनिवार को मामूली बूंदाबूंदी के बाद रविवार को पूरा दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। मौसम बदरीला रहने से पर्यटन नगरी में पर्यटकों की संख्या भी काफी दिखाई दी। सोमवार को सुबह मामूली बूंदाबूंदी हुई। आसमान में घने बादल छाए रहने से बारिश जोरदार होने की संभावना बताई जा रही है। दोपहर 12 बजे के दौरान आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण वातावरण में काफी बदलाव आ गया। इस बारिश के कारण मौसम ठंडा होने से ठिठुरन बढ़ गई है। तहसील के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होने के समाचार है। बारिश के बाद ठंड बढ़ने का सैलानियों ने भी आनंद उठाया। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से 110 करोड़ रुपए की लागत से अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट के विकास का कार्य शुरू किया गया था। इसमें रनवे की लंबाई बढ़ाने से लेकर सुरक्षा दीवार और टर्मिनल्स बिल्डिंग, इनका निर्माण कार्य तथा आधुनिक प्रणाली विकसित करने के साथ ही कई कार्यों को पूरा किया जाना था। गत वर्ष राज्य सरकार की ओर से 6 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि इस एयरपोर्ट के लिए दी गई, किंतु इस राशि के प्राप्त होने के बाद एयरपोर्ट विकास प्राधिकरण को कोई नया काम शुरू करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। केवल पुराने कार्यों के बिलों के भुगतान में ही यह राशि खत्म हो चुकी है और एयरपोर्ट का विकास एक बार फिर से रुक गया है। एयरपोर्ट विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार रनवे का निर्माण कार्य कर रही कंपनी के करीब 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि 38 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल्स बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसका अब तक वर्क ऑर्डर नहीं किया जा सका है। एयरपोर्ट पर अब तक करीब 26 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। पिछले 2 माह से कार्य में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। एक वर्ष के दौरान 3 बार उप मुख्यमंत्री व अन्य प्रभावशाली मंत्री अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। सभी ने अपने दौरे के दौरान कहा था कि एयरपोर्ट के काम को जल्द गतिशीलता प्रदान की जाए। उनके इस कथन से एयरपोर्ट के कार्यकल्प में उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन 6 करोड़ 45 लाख इतने बड़े कार्य का 10% भी नहीं था। यही कारण है कि केवल कुछ समय के लिए काम शुरू हुआ और उसे दोबारा बंद करना पड़ा। 74 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस विमानतल को लेकर पिछले 2 माह से कोई हलचल नहीं दिखी। भारत सरकार द्वारा लाई गई उड़ान योजना के तहत अमरावती एयरपोर्ट का विकास किया जाना था। विकास कार्य शुरू किए जाने से पहले यहाँ पर 337 एयर बस और 320 एयरक्राफ्ट उतारे जाने के दावे किए जा रहे थे। 13 जुलाई 2019 को इस कार्य का भूमि पूजन किया गया था और सितंबर 2020 तक यहाँ से पहली उड़ान मुंबई व नागपुर जैसे शहरों के लिए शुरू किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जो अब काफी पीछे छूट चुका है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। दिनांक 23 नवंबर को संजय गांधी निराधार योजना की सभा संपन्न हुई। इस सभा में संजय गांधी निराधार समिति के पदसिद्ध अध्यक्ष, दरियापुर अंजनगांव विधानसभा मतदार संघ के लोकप्रिय आमदार बळवंत वानखडे, सचिव तहसीलदार डॉक्टर योगेश राव देशमुख, समिति के सदस्य एडवोकेट अभिजीत देवके, गोपाल पाटिल, नमित हुतके, संजय कुलट, पोलेद्र ढोके, अयाज भाई, भारती गावंडे, गजानन देशमुख आदि समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस सभा में संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत अनेकों महिलाएं जिनके कुटुंब प्रमुख गुजर जाने से दिए जाने वाले अर्थ सहाय्य के चेक वितरित किए गए। उसी प्रकार संजय गांधी और श्रावण बाल योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के प्रकरण मंजूर किए गए। संपूर्ण सभा की कार्रवाई संजय गांधी निराधार समिति के नायब तहसीलदार मते मैडम और उनके सभी सहकारी इनके उपस्थिति में की गई। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य के साथ ही जंगल क्षेत्र में बढ़ोतरी किए जाने की महत्वाकांक्षा के साथ राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के जरिए जंगल परिसर आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। हर वर्ष करोड़ों पेड़ लगाए जाने का दावा भी वन विभाग की ओर से किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना संक्रमण के बाद से ही यह कार्य रुका हुआ है। इस वर्ष 1.5 करोड़ नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु वर्ष 2021 में अब तक लक्ष्य के 30% भी पौधे नहीं लगाए जा सके। जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में 1 करोड़ 47 लाख नए पौधों को लगाने और उनकी रक्षा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही कोरोना संक्रमण का आगमन होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई और इसके साथ ही अलग अलग कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदानित राशि में भी कटौती कर दी गई है, जिससे वन विभाग के लिए इस कार्यक्रम को चलाना काफी मुश्किल हो गया। जुलाई के बाद अलग अलग चरणों में सामान्य हुई स्थिति के बाद भी अमरावती जिले में यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में ही दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों से बात किए जाने पर पता
चला कि वन विभाग के पास निधि का अभाव होने की वजह से योजना को रोक दिया गया है। पौधारोपण कार्यक्रम में मजदूरों की जरूरत बड़े पैमाने पर होती है। फिलहाल मजदूरों को दिए जाने के लिए पैसे नहीं है और यही वजह है कि पूर्व में लगातार लगाए गए पौधों की देखभाल किए जाने में वन विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरावती जिले के जंगलों में कई तरह के दुर्लभ प्राणी मौजूद है, जिनमें तेंदुआ, बाघ, जंगली भैंसे, इनके सहित कई प्राणियों का समावेश है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। राज्य परिवहन महामंडल के कार्यकालीन कामकाज में मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य रूप से किए जाने के बावजूद कई कर्मचारियों की ओर से इसे लेकर लचर रवैया अपनाया जाता है। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के आदेश अमरावती जिला एसटी महामंडल के अधीक्षक इन्हें ऊपरी कार्यालय से प्राप्त हुए थे। इस आदेश के तहत कार्यालयीन जानकारी पत्र व्यवहार करते समय अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग कई बार दिखाई देता है। अब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने पर 100 रुपए दंड स्वरूप वसूल किए जाने के आदेश दिए गए थे। इस नियम का उल्लंघन किए जाने की सूचना संबंधित कर्मचारी व अधिकारी की सेवा पुस्तक में दर्ज की गई, जिसके आधार पर वर्ष भर के दौरान महामंडल के 300 से अधिक कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकार की ओर से 1 मई 1966 से ही कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कामों में मराठी भाषा का उपयोग बंधनकारक किया गया है, जिसके अनुसार एसटी महामंडल पर भी यह नियम लागू है। इसके बावजूद उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार कुल 300 से अधिक कर्मचारियों के अब तक 3122 गलतियों के आधार पर 3,10,220 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इसमें निचले क्रम के कर्मचारियों के साथ ही कई अधिकारियों का भी समावेश है। स्वयं डिपो नियंत्रक को भी आदेश का उल्लंघन करने पर 3 बार जुर्माने की राशि अदा करनी पड़ी है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 14 अप्रैल को संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन के साथ ही यह घोषणा भी की गई थी कि लॉकडाउन की समयावधि में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसके तहत कुल 3,98,248 कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरित किया जाना था। लेकिन जिले के 1,78,000 कार्ड धारकों को ही मुफ्त राशन वितरित किया जा सका। इसकी जानकारी स्वयं जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा दी गई। 3,98,248 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से मुफ्त राशन दिए जाने का निर्णय लिया गया था, ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी भी परिवार को भोजन की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन नियोजन के अभाव के चलते 2,22,000 कार्ड धारकों के हिस्से का राशन राज्य आपूर्ति विभाग को वापस लौटा दिया गया है। कुछ कार्ड धारकों की जांच प्रक्रिया अधूरी होने के साथ उन्हें राशन नहीं मिल पाया, जबकि लॉकडाउन घोषित किए जाने तक कई परिवार पैसे देकर राशन उठा चुके थे। ऐसे में उन्हें मई व जून में मुफ्त राशन राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था, लेकिन कोरोना के भय के कारण कई परिवार केंद्रों पर पहुंच नहीं सके। जिले में मौजूद 900 राशन दुकानों में से केवल 368 दुकानदार ही अपने कोटे का पूर्ण राशन लॉकडाउन के दौरान वितरित करने में सफल रहे, जबकि 532 दुकानदार कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में असफल साबित हुए। लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन वितरण योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों तथा इस दौरान सरकारी घोषणा का लाभ न उठा पाने वाले कार्ड धारकों की संपूर्ण जानकारी राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग को सौंपी जा चुकी है। साथ ही बचा हुआ राशन भी विभाग को लौटाया गया है, ऐसा जिला आपूर्ति अधिकारी BS धकाते इनका कहना है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम निमित्त नवनियुक्त कुलगुरू डॉक्टर दिलीप नालखेड़े, डॉक्टर मनीष गवई, डॉक्टर कमलाताई गवई, श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजलि ठाकरे, इन चारों का नागरिक सत्कार कॉलेज ऑफ एनिमेशन बायो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर अमरावती में हाल ही में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने की। बतौर प्रमुख अतिथि विधायक बलवंत वानखड़े, एनिमेशन महाविद्यालय के प्राचार्य विजय राउत, अमरावती विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर तुषार देशमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम में मातोश्री वृद्धाश्रम में संस्थापक सुखदेवराव राउत, सिद्धार्थ वानखड़े, पूर्व नगर सेवक मंगेश मनोरे, अरुण वानखड़े आदि उपस्थित थे। अमरावती विद्यापीठ के नवनियुक्त कुलगुरु के रूप में डॉक्टर दिलीप नालखेड़े, दीक्षाभूमि स्मारक समिति पर डॉक्टर कमलाताई गवई का चयन होने, उसी प्रकार एक महिला के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा विद्यापीठ के नियामक मंडल के सदस्य पद पर डॉक्टर अंजलि ठाकरे की नियुक्ति तथा डॉक्टर मनीष गवई का नेहरू युवा केंद्र की राज्य समिति पर चयन होने के बदले शाल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ तथा सम्मान चिन्ह भेंट करके नागरिक सत्कार किया गया। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष निमित्त जश्न ए आजादी अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण टीम जेनिथ के संचालक नितिन कलम्बे, नुपुर डांस एकेडमी के प्रकाश मेश्राम के समूह की ओर से आस्था जोंधळेकर, कनिष्क बाकड़े, वैष्णवी तिवारी, कल्याणी दुर्वे, रिनी गजभिये, स्वरा देशमुख, सारा कळंबे, किमया सरकटे, कनक खंडारे, याशिया काळे आदि चोर पगार ने किया। इस सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण से स्वतंत्रता सेनानियों
को अभिवादन किया गया। प्रस्तावना मनीष गवई ने संचालन और आभार प्रदर्शन युवक बिरादरी के संचालक गौरव इंगड़े ने किया। कार्यक्रम के सफलतार्थ गौतम वानखड़े, निखिल कड़म्बे, भीम बारसे, नरेंद्र गुड़देवकर, प्रकाश मेश्राम, अक्षय मानवर, सुधीर वानखड़े, अनिता चौहान, प्राचार्य अजय इंदुरकर आदि ने अथक प्रयास किए। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के आघाड़ी सरकार ने शराब की कीमतों पर लगने वाला टैक्स कम करने से शराब सस्ती मिल रही है। मात्र केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल टैक्स कम करने पर भी ठाकरे सरकार ने पेट्रोल डीजल का टैक्स कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल अभी भी महंगे दामों में मिल रहा है। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने टैक्स कम किया, वहाँ पेट्रोल कम दामों में मिल रहा, ऐसी प्रतिक्रिया विधायक रवि राणा ने व्यक्त की। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज।